मुस्लिम लीग कांग्रेस की बी कॉपी बन के रह गई, और इतना ज़्यादा कांग्रेस के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी है कि वो कांग्रेस की जुम्बिश अबरू के बगैर अब कोई काम नहीं करती। और पूरे केरल में गाय पे कहीं पाबंदी नहीं है, वहाँ पर सब जगह गाय कटती है, गाय खाई जाती है, गाय बेची जाती है, गाय का गोश्त एक्सपोर्ट होता है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर गाय का पूरा कारोबार होता है, बीजेपी की सरकार गाय का कारोबार चलाती है, गाय एक्सपोर्ट करती है, गाय कटवाती है, तमाम जो है वो स्लॉटर हाउसेस चलाती है, गोश्त सप्लाई कराती है उसकी। उत्तर प्रदेश की सरकार का योगी, जो दरअसल एक ढोंगी है, वो बंगाल में जाके कहता है जहाँ बीफ पे बैन नहीं है कि मैं बूचड़खाने बंद करवा दूंगा। इन्हीं की पार्टी का एक सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू, जो एक ट्राइबल है, वो खुलेआम कहता है कि मैं तो बीफ खाता हूँ। तो ये जो चीफ मिनिस्टर वहाँ पर नफ़रत की खेती करते हैं, बूचड़खाने बंगाल में जाके बंद करवा रहे हैं, ये पहले अपने किरण रिजिजू से बंद करवा दें गोश्त खाना। इनके एमपी वहाँ पर कहते हैं कि गाय खाएंगे, गाय खिलाएंगे। वेंकैया नायडू ने कहा कि गोश्त खाना में, बीफ का गोश्त खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, एसडीपीआई पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। आप केरल जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, किस विधानसभा से जो है लोकसभा से आप लड़ रहे हैं इलेक्शन, और क्या वहाँ के जो है मसाइल रहते हैं? देखिए, वहाँ विधानसभा तो मैं नहीं लड़ सकता, लोकसभा का ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन जी। इसलिए कि वहाँ मुस्लिम लीग के जो मुंतखब मेंबर पार्लियामेंट थे, पी के कोनालीकुटी साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, इसलिए वहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। तो हमारी पार्टी ने ये तय किया कि वहाँ पर मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए, और उसका रीज़न ये है कि मल्लापुरम जो सीट है जहाँ मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वो बहुत एक तारीख़ी सीट है। उसी सीट से जो आज़ादी के बाद मुस्लिम लीग के बानी रहे मिस्टर इस्माइल साहब, वो तमिलनाडु के थे, लेकिन मल्लापुरम से उन्होंने इलेक्शन हमेशा लड़ा, और वो जब तक हयात रहे वही उस सीट के वहाँ से मुंतखब होते रहे। और बहुत बड़ा रोल उनका मुस्लिम पॉलिटिक्स में रहा कि उन्होंने उस ज़माने में मुसलमानों को हौसला और हिम्मत दिया था जब मुसलमान तक़सीम की वजह से खौफज़दा था और सियासी तौर पर दरकिनार हो गया था। तो उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को मुस्लिम लीग के ज़रिए आज़ाद हिंदुस्तान में ज़िंदा रखा। उसके बाद इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब उसी सीट से रहे, उसके बाद जीएम बनातवाला साहब रहे, फिर अहमद साहब रहे। लेकिन अब अहमद साहब के ज़माने से लेके अब तक मुस्लिम लीग ने वो रोल वहाँ प्ले नहीं किया जिसकी तवक्को हिंदुस्तान भर के मुसलमान मुस्लिम लीग से करते थे। इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब का जो रोल था नेशनल मेन स्ट्रीम मुस्लिम पॉलिटिक्स में, या जीएम बनातवाला जिस अंदाज के एक बहुत निखरे हुए पार्लियामेंटेरियन थे और मुस्लिम इश्यूज़ पर एक मुस्तकिल राय रखते थे, बोर्ड में, मुस्लिम प्रधान बोर्ड में भी रहते थे, सब जगह उनकी नुमाइंदगी रहती थी। वो बात अहमद के बाद कब होनी शुरू हुई, और अब ये कुरालीकुटी साहब अभी अहमद साहब के इंतकाल के बाद ये मुंतखब हुए जी। अब दूसरी बार में जो मेन इलेक्शन 2019 हुआ तब भी हुआ, तो 2019 से लेके अब तक 1.5 साल में कोई उनका एक्टिविटी पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। और अब सिर्फ इस बुनियाद पे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि वो स्टेट पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना चाहते हैं, उसके लिए लोकसभा की एक सीट पे उन्होंने बाई इलेक्शन इम्पोज कर दिया। तो मल्लापुरम के लोग अब इस मुस्लिम लीग से उस तरह मुतमईन नहीं हैं जैसे पहले वो मुतमईन हुआ करते थे। तो एक गैप मुस्लिम लीग ने पैदा कर दिया, और बहरहाल एसडीपीआई केरल से ही शुरू हुई है, वहीं उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहाँ की हमारी पूरी यूनिट ये चाहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट है केरल में एसडीपीआई की, वो ये चाहती है कि मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूँ, ताकि पार्लियामेंट में जो काम असल में नेशनल इश्यूज़ को उठाने का है, मेन स्ट्रीम के इश्यूज़ को उठाने का है, मुस्लिम नुमाइंदगी का है, एक आज़ाद मुस्लिम आवाज़ का है, वो तमाम इश्यूज़ तो मुस्लिम लीग वहाँ से पूरी नहीं कर पा रही। वैसे भी इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब बेंगलोर से वहाँ जाके इलेक्शन लड़ते थे, जीएम बनातवाला साहब बॉम्बे से लड़ते थे, इस्माइल साहब तमिलनाडु से थे, वहाँ जाके लड़ते थे। तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का ये मानना है कि एक खुली हुई आवाज़ और एक बेखौफ और बेबाक पार्टी
वहाँ से अब रिप्रेजेंट करे उस लोकसभा को। ये एक बड़ा सबब है वहाँ इलेक्शन लड़ने का। किन से मुकाबला समझते हैं आप अपना? असल में तो मुस्लिम लीग से ही मुकाबला होगा, इसलिए कि 70 साल की पार्टी है अब वहाँ, और सिर्फ एक मरतबा वहाँ ये 19वां इलेक्शन होगा लोकसभा का। 17 लोग पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, एक बाई इलेक्शन हुआ अहमद साहब के इंतकाल के बाद 2017 में, और अब ये भी बाई इलेक्शन हो रहा है, तो ये 19वां इलेक्शन है। इसमें एक मरतबा CPM जीता है वहाँ, एक हमजा साहब थे वो जीते हैं, उसके अलावा मुस्लिम लीग जीतती रही है। लेकिन अब जो ये इन्होंने इस्तीफ़ा दिया वहाँ, तो और नेशनल पॉलिटिक्स में जो मुस्लिम लीग का रोल हुआ करता था कि मल्लापुरम से उठती थी आवाज़ और पूरे मुल्क में गूंजा करती थी वो आवाज़ें, वो रोल बंद हो गया है मुस्लिम लीग का। अभी मुस्लिम लीग की प्रेजेंस भी महसूस नहीं होती हाउस के अंदर। इस बात को मल्लापुरम के लोग महसूस करते हैं, और इसलिए अब वो ये चाहते हैं कि एक आवाज़ जो मुल्क में फैले और बेखौफ भी हो। पार्टी की आइडियोलॉजी है, तो मुस्लिम लीग अपना वो असर खो चुकी है लोगों के अंदर भी, पार्टी की आइडियोलॉजी में भी, पार्टी के कल्चर में भी, अपनी तारीख से भी उसकी वाबस्तगी वो नहीं रही है। और SDPI एक उभरती हुई पार्टी है जो पूरे मुल्क में उभर रही है। SDPI ही वो पार्टी है जिससे इस मुल्क की फस्तायत को सबसे ज़्यादा ख़तरा है, जबकि मुस्लिम लीग से उस फिस्तायत ने फ़ायदा उठाया है। मुस्लिम लीग कांग्रेस की बी कॉपी बन के रह गई, और इतना ज़्यादा कांग्रेस के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी है कि वो कांग्रेस की जुम्बिश अबरू के बग़ैर अब कोई काम नहीं करती। तो आज़ादाना तौर पर मुस्लिम लीग का कोई वजूद अब ना केरल में है, और मुल्क भर में तो मुस्लिम लीग तो बराए नाम उनके यूनिट्स हैं, वो कहीं पे भी इलेक्शन कंटेस्ट करने की भी पोजीशन में नहीं रहे। तो सिर्फ मल्लापुरम और अतराफ़ के ज़िलों में मुस्लिम लीग रह गई है, जबकि SDPI बढ़ के अब 20 सूबों में काम कर रही है। उसका एक आइडियोलॉजी है, ट्रेंड कैडर है, पैन इंडियन वजूद है। वो तो मल्लापुरम के लोग इस बात को ख़ुद महसूस करते हैं कि अब जो मल्लापुरम की एक रिवायत रही है, उस रिवायत को ज़िंदा किया जाना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर उनके इस इस्तीफ़े ने बहुत मायूस किया मल्लापुरम के वोटर्स को। बीजेपी को कहाँ देखते हैं इसमें आप? अरे बीजेपी का वहाँ तो कोई वजूद ही नहीं है। वो तो उनका 14 लाख वोट हैं वहाँ पर, 70% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। बीजेपी हमेशा कंटेस्ट करती है वहाँ, 30,000 वोट, 20,000 वोट, एक मरतबा शायद पिछले इलेक्शन में 80,000 वोट उनका था, जबकि मुस्लिम लीग को वहाँ 5 लाख, 5.5 लाख वोट ऐसे मिलता रहा है। CPM को भी वहाँ पर 2-2.5 लाख से ज़्यादा वोट कभी मिला नहीं है। तो ऐसे में जहाँ मुस्लिम लीग से मायूसी हो, अगर हम कंटेस्ट नहीं करते तो सीट CPM को जाएगी। तो उससे बेहतर है कि एक आज़ाद आवाज़ वहाँ पर जाए, और वो आवाज़ जो पूरे मुल्क में जाए, और वो पार्टी जो पूरे मुल्क में खड़ी हुई तमाम मुद्दों पर सबसे पहले आवाज़ बुलंद कर रही है। एजिटेटिव पॉलिटिक्स में, एहतजाजी सियासत में, जिसका इस वक्त मुल्क में एक सबसे नुमाया रोल है। नेशनल मीडिया का रोज़ क्रिटिसिज्म झेलती है, जिसके नौजवान जो वर्कर्स हैं पूरे मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में, उनको परेशान किया जाता है, जिससे BJP परेशान है, जिससे RSS परेशान है। यानी डायरेक्टली जो फाइट कर रही है RSS को और RSS की फस्तायत को, वो अब पॉलिटिकल इरेना में तो SDPI के सिवा कोई है नहीं। इस बात को जितना ज़्यादा बेहतर केरल के लोग जानते हैं, शायद मुल्क में दूसरे लोग जानते हैं मगर कम जानते हैं कि डायरेक्ट फाइट में RSS के साथ SDPI है। तो इसलिए भी SDPI को वहाँ पर लोग अपनी पहली पसंद के तौर पर अब देख रहे हैं। जिस तरीके से बीफ को लेकर के पूरे मुल्क में बीजेपी एक हाय उल्ला मचाती है, केरल में जो है भूषण खानों को लेकर के या बीफ को लेकर के क्या कहा जाता है बीजेपी के लीडर जो वहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, बीजेपी हमेशा आस्था की बात करती है कि वो आस्था है, रामचंद्र जी पे आस्था है, भारत माता पे आस्था है, और गाय पे आस्था है, वो सब आस्थाओं की बात करती है। लेकिन उनकी बस एक आस्था है, इक़्तिदार। किसी भी सूरत से झूठ बोल के, सच बोल के, टेरर फैला के, डर पैदा करके, वायलेंस पैदा करके, खून खराबा करके, बस वो इक़्तिदार चाहते हैं। उनकी आस्था इक़्तिदार के अलावा कुछ भी नहीं है। चुनाचे हम ये देखते हैं कि वहाँ जो बीजेपी का आम तौर पे उम्मीदवार रहता है, और केरल में तो गाय पे कोई पाबंदी है ही नहीं, पूरी स्टेट में कोई पाबंदी नहीं है। और मल्लापुरम और तमाम नॉर्थ केरल जिसे कहते हैं, 5 ज़िले हैं नॉर्थ केरल के, उन 5 ज़िलों में तो पूरा मुस्लिम डोमिनेशन है, और पूरे केरल में गाय पे कहीं पाबंदी नहीं है। वहाँ पर सब जगह
गाय कटती है, गाय खाई जाती है, गाय बेची जाती है, गाय का गोश्त एक्सपोर्ट होता है। तो इसलिए इन्होंने, ये साहब जो मल्लापुरम में बीजेपी के लड़ते हैं, जयश्री देव करके कुछ नाम है, उन्होंने कहा कि हम बेहतरीन क्वालिटी का बीफ मल्लापुरम के लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ये वादा बीजेपी के वहाँ पर एमपी कैंडिडेट ने किया है, हमेशा वो ये बात करते हैं। तो केरल में गाय जो है वो बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर गाय का पूरा कारोबार होता है, बीजेपी की सरकार गाय का कारोबार चलाती है, गाय एक्सपोर्ट करती है, गाय कटवाती है, तमाम जो है वो स्लॉटर हाउसेस चलाती है, गोश्त सप्लाई कराती है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल करती है, एवरीथिंग बीजेपी की गोवा सरकार करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार का योगी, जो दरअसल एक ढोंगी है, वो बंगाल में जाके कहता है जहाँ बीफ पे बैन नहीं है कि मैं बूचड़खाने बंद करवा दूंगा। इन्हीं की पार्टी का एक सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू, एक जो एक ट्राइबल है, वो खुलेआम कहता है कि मैं तो बीफ खाता हूँ। तो ये जो चीफ मिनिस्टर वहाँ पर नफ़रत की खेती करते हैं, बूचड़खाने बंगाल में जाके बंद करवा रहे हैं, ये पहले अपने किरण रिजिजू से बंद करवा दे गोश्त खाना। गोवा की सरकार में जाए ना, पहले वहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पे जाके बंद करवा दें वहाँ गाय का कारोबार। और अब केरल में भी योगी जा रहे हैं, तो इनके एमपी वहाँ पर कहते हैं कि गाय खाएंगे, गाय खिलाएंगे। वेंकैया नायडू ने कहा कि गोश्त खाना में, बीफ का गोश्त खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आइडियोलॉजिकल नहीं है, एक आइडियोलॉजी है, बाय हुक बाय क्रुक हिंदू राष्ट्र बनाना है और सरकार में रहना है, सत्ता अर्जित करके रहना है, चाहे उसके लिए हज़ारों लाखों करोड़ रुपए बहाने पड़ें और खून बहाना पड़े लोगों का। ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है। इसलिए बीजेपी के लोगों के कहनी और करनी में, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। इन ये जो बात करते थे, चाल, चरित्र और चेहरा तीनों ख़राब हो गए। चाल भी ख़राब है, कोई जो आरएसएस की आइडियोलॉजी थी उस पर कम, अब स्वदेशी पर कितनी बात करते थे, अब ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सारा का सारा जो कॉरपोरेट के हाथ में दे रहे हैं सब चीज़, वो भी ख़त्म हो गई। गाय की बात पर बहुत डाइल्यूट है। कब पिंक रिवॉल्यूशन लाने की बात तो नरेंद्र मोदी खुद किया करते थे। तो ये, लेकिन पब्लिक तो इस चीज़ को देख रही है, लोग तो इस चीज़ को देख रहे हैं। नहीं, लोगों के सामने ये बातें बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं आती कि मीडिया उन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल कर रखा है। तो जो मीडिया परोसता है लोग वही देख पाते हैं। ये सब अंदर की बातें होती हैं जो हम जैसे लोग जब बात करते हैं, आप जैसे लोग जब दिखाते हैं, तब लोगों तक पहुंचती है। मेन स्ट्रीम मीडिया ये सब बातें तो नहीं करता, ये बोलता नहीं है, इसलिए लोगों को ये बातें मालूम नहीं होती। तो इनकी जो वो चाल और चरित्र का आलम यह है कि रेपिस्ट जितने पार्टी मुल्क में मौजूद है, उसमें आधे से ज़्यादा रेपिस्ट इनके एमएलएज, एमपीज़ और मिनिस्टर हैं। ये चरित्र का हाल है। और चेहरा तो अब वो है जो योगी है, चेहरे पे खून मला हुआ है। चाहे हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हो, जिनके ऊपर ये गुजरात के राइट्स का इल्ज़ाम रहा और जिन जज साहब ने उनको क्लीन चिट दी, वो इसी केरल के गवर्नर बने थे, दत्तू साहब। जिन प्राइम मिनिस्टर को क्लीन चिट जिस जज ने दी थी, वो केरल के ही चीफ गवर्नर बन गए थे जाके। तो ये चेहरा है। और वो योगी है जो 16 केस जिनके ऊपर कत्ल के हैं, आतिशजनी के हैं, लूट मार के, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, जो ये कहते थे कि कब्रों से मुसलमान औरतों को की लाशों को निकाल के उनको रेप करो। मेरा ख्याल है जानवर भी ये हरकत नहीं करते कि वो अपनी जैसे जानवरों को, मरे हुए जानवरों के साथ सेक्स करते हों। ये हरकत जानवर भी नहीं करते। मगर ये योगी ने जो हैं, क्या जो भी इनका ये नाम है, आदित्यनाथ कि हिंदू युवा वाहिनी ने उनकी मौजूदगी में बैठकर ये बात कही कि जाओ रेप कर और मुर्दा औरतों को कब्रों से निकालो और रेप करो, जानवरों से गिरफ्तार। ये चरित्र है। अब आगे इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अगर आप वहाँ जीत करके आते हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी रहेगी वहाँ पर? सबसे पहले क्या सोचा है आपने? पहले तो इलेक्शन लड़ना है जी। और वहाँ हमारा कैडर बहुत मजबूत है। 1200 बूथ हैं, हर बूथ पे हमारी बूथ टीम्स बनी हुई हैं। और कल ही मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। तकरीबन 10,000 लोगों का एक कन्वेंशन कल ही बुलाया है और पूरे 1 महीने की वाइग्रस कैंपेनिंग होगी वहाँ। बहुत ताकत के साथ इलेक्शन लोकसभा पर फोकस कर रहा है केरल का या हमारा स्टेट यूनिट, और हम बहुत मजबूत इलेक्शन लड़ेंगे। आप भी दुआ कीजिए, हम मेहनत भी कर रहे हैं और दुआ भी करेंगे कि कामयाब होके आएँ, और इसकी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वहाँ से हम जीत के आएंगे।
आएंगे तो फिर जितने इश्यूज मुल्क के हैं हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल तय है कि पार्लियामेंट में अगर हमारी मौजूदगी होती है तो एसडीपीआई की जो पॉलिसी है और एसडीपीआई जिन इश्यूज़ पर बोलती रही है, हम पूरी ताकत और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, पूरी स्टडीज़ के साथ हम उन केसेस को पार्लियामेंट में पेश करेंगे। भले ही हम एक हों पार्लियामेंट में, लेकिन हम अपनी आवाज़ को पूरे तौर पर अपने जमहूरी राइट्स का इस्तेमाल करेंगे और लोगों को ये महसूस होगा कि जो बात कही जाती है कि अपोजिशन कमज़ोर हो गया है, एसडीपीआई का नुमाइंदा ये साबित करेगा कि अपोजिशन अभी उतना कमज़ोर नहीं हुआ जितना उसको समझा जा रहा है। तो ये आपने सुना डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब को, लेकिन ये सियासत है। सियासत में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, कहीं पर वो जायज़ हो जाती हैं और कहीं पर वो जो है नाजायज़ बता दी जाती हैं और अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का काम जो है सभी पार्टियां करती हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी और आने वाला वक्त बताएगा कि वक्त जो है ये सियासत किस करवट जो है मोड़ लेती है। ऐसी कुछ और ख़बरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ मैक्स के साथ।